गुड इवनिंग स्टूडेंट्स। कैसे हो आप लोग? तो एवरी डे की तरह हमारा जो करंट अफेयर की जो सीरीज चल रही थी उसी में ही हम बात करते हैं आज आपकी रामसर साइट्स की। 2024 के अंदर कुछ रामसर साइट्स ऐड की गई हैं, कुछ 2025 के अंदर। तो ये आपका एक करंट अफेयर के अकॉर्डिंग एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है जिसके हम डिस्कस करेंगे। तो फर्स्ट हम देखते हैं कि रामसर क्या है, रामसर कन्वेंशन और कैसे स्टार्ट हुआ, क्या इसमें एड ऑन होता है और क्या नहीं, इसके बारे में बात करता है। तो रामसर कन्वेंशन की हम बात करते हैं। सबसे पहले मैं बात बताती हूँ रामसर कन्वेंशन का काम क्या है। द रामसर कन्वेंशन इज ऑन वेटलैंड। इसका काम है ऑन वेटलैंड इज इंटरनेशनल ट्रीटी साइंड इन 1971 रामसर ईरान एम टू कंजर्विंग एंड सस्टेनेबली यूजिंग वेटलैंड्स। यहाँ की रामसर कन्वेंशन क्या था? रामसर कन्वेंशन वह है जो नम भूमि या फिर आर्द्र भूमि का जो काम है वो है नम भूमि या आर्द्र भूमियों का संरक्षण करना और स्थायी उपयोग सुनिश्चित करने के लिए 1971 के अंदर 1971 के अंदर ईरान जो आपका देश है वहां पे रामसर करके एक जगह थी, नोटे रेमसर, जगह का नाम था रामसर। रामसर नामक स्थान पर क्या हुआ था? रामसर नामक स्थान पर एक अंतरराष्ट्रीय संधि होती है ओवरऑल ऑल द वर्ल्ड में। ऐसा नहीं कि कोई इंडिया के रिगार्डिंग हुई थी, इंडिया तो इसके बाद में एड ऑन हुआ है। अंतरराष्ट्रीय संधि हुई थी, उसमें हर एक देश से हस्ताक्षर करवाए गए थे जो जो उनके लिए उसके अकॉर्डिंग। तो आर्द्र भूमि सबसे पहले हम समझेंगे कि आर्द्र भूमि क्या होता है। आर्द्र भूमि की बात करूं तो आर्द्र भूमि वह क्षेत्र है या वह स्थान है, आर्द्र भूमि या वेटलैंड क्या है? वह स्थान है जहाँ पे जलीय और जलीय आपकी जलीय पारिस्थितिकी और स्थलीय पारिस्थितिकी प्रणालियों के बीच का क्षेत्र जहां जो कि जल से ढका रहता है, यानी कि स्थल का और वनस्पति का, ध्यान देना, स्थल का और वनस्पति का वह भाग या पर्यावरण का वह भाग जो आपका किससे ढका रहता है? ऑल टाइम जल से ढका रहता है, ऑल टाइम जल से ढका रहता है, वह आपका आर्द्र भूमि क्षेत्र कहलाता है। इसकी जो गहराई वो 6 मीटर से अधिक नहीं होती है, 6 मीटर से अधिक गहराई का भाग नहीं होता है। उसी में मैं अगर बात करूं 6 मीटर से अधिक गहराई की मैं अगर बात करूं तो स्थल का और वनस्पति का, यानी कि लय के आप समझ सकते हो झील, ऑलमोस्ट झील और जो नदियां हैं या ऐसे क्षेत्र जो किससे ढके रहते हैं ऑल टाइम वर्ष भर, ना सीजन का ना किसी जलवायु का ऐसे इफेक्ट है। चाहे आपका जो वाटर है वो खारा हो, नमकीन हो, मीठा हो, कैसा भी हो, लेकिन वो सारे टाइम क्या किससे ढका था? जल से ढका हुआ भाग वो आपका किस में आता है? आर्द्र भूमि में आता है। तो उन आर्द्र भूमियों को क्या करना है, क्योंकि मनुष्य है धीरे धीरे चीजों का क्या कर रहा है, प्रकृति हो चाहे प्राकृतिक जो नेचुरल रूप से चीजें हैं या कृत्रिम रूप से कहीं ना कहीं चीजें क्या उनको क्या कर रहा है? डिस्टर्ब कर रहा है। यानी कि जो वनस्पति है, अब ये इनका जो कंजर्वेशन है वो क्यों किया जा रहा है वो हम आगे डिस्कस करेंगे। तो रामसर कन्वेंशन का क्या है? आर्द्र भूमियों का संरक्षण करता है और उनका स्थायी उपयोग सुनिश्चित करने के लिए 1971 के अंदर ईरान के अंदर एक कन्वेंशन होता है, उसके अंदर उसमें अंतरराष्ट्रीय संधि पर हस्ताक्षर किया गया था 1975 में। यह बिकम इफेक्टिव कब हुआ था? 1975 में। अब याद रखना, सम टाइम ऐसे पूछता था कि रामसर कन्वेंशन हुआ कब था, तो आपका आंसर क्या होगा? 1971। जगह कौन सी थी? ईरान के अंदर। ईरान एक देश है, गल्फ कंट्रीज है वहां पे, इराक, ईरान, बहरीन, तेहरान, पढ़े ना आपने नाम। ईरान एक देश है जहाँ पे रामसर में हुआ था, हस्ताक्षर हुए, अंतरराष्ट्रीय संधि हुई और उनमें अलग अलग देशों ने पार्टिसिपेट किया और भाग लिया। जिन जिनको जो हस्ताक्षर किए उनमें अपन इंडिया की बात करेंगे। 1975 से इफेक्टिवली क्या हो गया था? लागू हो गया था। इसकी जो निगरानी है वो कौन करता है? स्विट्जरलैंड में स्थित रामसर सचिवालय है, उसके द्वारा इसमें क्या कहता है? रामसर सेक्रेटरीट है जहाँ पे स्विट्जरलैंड के अंदर वहां पे है कि द्वारा इसकी निगरानी की जाती है। लेकिन मैं बात करूं सेकंड पॉइंट की, तो आप इसके कुछ जो क्या एम है, रामसर कन्वेंशन क्यों रखा गया था उसके एम हम बात करते हैं। तो कंजर्वेशन एंड वाइज यूज, इसके क्या है? प्रमोट सस्टेनेबल यूज ऑफ वेटलैंड्स फॉर प्रेजेंट एंड फ्यूचर जनरेशन, यानी कि जो आर्द्र भूमि के क्षेत्र हैं उनको स्थायी रूप से उनको क्या करना है? वर्तमान में और भविष्य की पीढ़ियों के लिए क्या करना है? सुरक्षित करके रखना है। यानी कि आप देख सकते हो जैसे कि वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स है, जितनी भी साइट्स हैं, नाहरगढ़ भी एक क्या है? एक किला है। आप जितने भी टाइप के डिफरेंट डिफरेंट किले हैं उनको धीरे धीरे एक समय के बाद यूनेस्को अपने अंदर क्यों ले लेता है? यूनेस्को अपनी धरोहर में उनको शामिल क्यों कर लेता है? कि उनको बचा करके रखना है।
मान लीजिए ये साइट्स हैं, जैसे नाहरगढ़ है, जयगढ़ है, आपके जंतर मंतर है, कितनी सारी साइट्स हैं। अपन राजस्थान में जयपुर की बात करें, बिकॉज हम यहाँ के रहने वाले हैं, तो मैं यहीं की बात करूँ, तो आपने एक चीज जो नोटिस की होगी, यूनेस्को ने इसको क्या कर रखा, अपनी धरोहर के अंदर ले रखा है, अपनी साइट्स को अपने अंदर ले रखा है। इनका संरक्षण का जिम्मा है वो किसका होता है, यूनेस्को का होता है, कि आने वाली पीढ़ियां भी देख सके कि राजा महाराजाओं ने, या आज से 400 500 700 या 1000 साल पहले भी लोगों ने किस तरीके से चीजें बनाई हैं, करी हैं। ऐसे जो वेटलैंड्स एरिया हैं, जो चाहे नेचुरल रूप से हो चाहे कृत्रिम रूप से हो, वो नम भूमि वाले क्षेत्र, जिनको क्या करना है, का एम है, रामसर कन्वेंशन का एक ही एम था कि उनको जो आने वाली फ्यूचर की जो जनरेशन और प्रेजेंट जनरेशन है वो उनको देख सके। डेजिग्नेशन ऑफ रामसर साइट्स किया गया था, इनक्लोज कंट्रीज टू आइडेंटिफाई एंड प्रोटेक्ट वेटलैंड्स ऑफ इंटरनेशनल इंपॉर्टेंस। देशों को अंतर्राष्ट्रीय महत्व की जो नम भूमि है उनको पहचान मिले और उन्हें संरक्षित करने के लिए सबको प्रेरित किया गया था। कोई भी सम्मेलन या कोई भी समिट या कोई कॉन्फ्रेंस या कोई बैठक या कोई संधि होती है, तब उसमें ले दे करके उनका एक फोकस रहता है किसी भी चीज को हेल्प और आगे बढ़ाना। इंटरनेशनल कॉरपोरेशन की मैं अगर बात करूं, तो आपके जो दोनों देशों के बीच क्या होता है, देशों के बीच साझा जल निकायों और प्रवासी प्रजातियों के प्रबंधन को बढ़ावा देना है। अब आप आर्द्र भूमि क्षेत्र है, तो वहां पे आर्द्र भूमि क्षेत्र में क्या होता है, जैसे वो जल निकाय जो क्षेत्र है, प्रवासी जो प्रजाति, मतलब डिफरेंट टाइप की, जैसे अनदर कंट्री से साइबेरियन सारस आता है, जयपुर में भी आता है, अपने राजस्थान में भी आता है। साइबेरियन सारस कहाँ से आता है, रशिया से आता है। वहां से वो जो सारस है वो उड़ करके कहाँ पे आता है, राजस्थान में आता है। आप सोचो कि ऐसे वेटलैंड एरिया जो वो एक सीजन के अकॉर्डिंग जब चल करके आते हैं, ऐसे वेटलैंड एरिया को हम जो प्रवासी प्रजातियां हैं को हम बढ़ावा देंगे तो चीज़ें आगे एक्सप्लोर होंगी, और उनसे क्या करना है, सहयोग को बढ़ावा देना है। इस जो कन्वेक्शन का जो एम था वो ये था। थर्ड में बात करूँ कि रामसर साइट्स, तो कोई सेम चाहिए कि रामसर साइट में क्या है, बेनम भूमिया रामसर कन्वेक्शन के तहत अंतर्राष्ट्रीय महत्व के रूप में चिन्हित किया गया था। अलग अलग साइट्स थी, उनको पॉइंट किया गया कि ये आने वाले जनरेशन के लिए क्या होंगी, फायदेमंद होंगी, दिखाना उनको बताना जरूरी है। तो इनमें से सबसे ज्यादा किसको रखा गया था, इनमें इंक्लूड किया गया था लेक्स को, रिवर्स को। अब है क्या, ये एग्जांपल देख लो कि रामसर साइट्स के अंदर किसको लिया गया, जितनी भी लेक्स थी, रिवर्स थी, जो आने वाले टाइम में क्या हो सकती थी, लुप्त हो सकती थी। आने वाले टाइम में क्या हो सकती थी, लुप्त हो सकती थी। जैसे अपन काटली नदी की बात करें, कोई बहुत ज्यादा जब बारिश होती है, सीजन ऐसा होता है, तब जाकर के काटली नदी आती है। बहुत सारी चीजें, या सरस्वती नदी थी एक बड़ी नदी के रूप में हम जानते थे, सरस्वती नदी भी क्या हो गई, लुप्त हो गई। तो हम अगर समय पर इनको नहीं रखेंगे मैनेज करके, तो एक समय के बाद ये आर्द्र भूमि क्षेत्र है, ये जो नदियां हैं, टैक्स है, ये किस में कन्वर्ट हो जाएंगी, किसमें कन्वर्ट हो जाएंगी, मनुष्य अपने आविष्कार के लिए किसी भी चीज में इनको कन्वर्ट कर लेगा, यानी कि उस जगह को क्या कर लेगा, कैप्चर कर लेगा। यानी कि जो आपके लेक्स है, रिवर्स है, मैग्रोव्स, सर्वन डेल्टा है, स्वैम्प्स, कोरल रीफ्स एसेट्रा, यानी कि झीले, नदियां, मैग्रोव, दलदलीय जो क्षेत्र है, मूंगा रीफ, जो कोरल रीफ की हम बात करते हैं, प्रवाल चट्टान जो होती हैं, जो आइलैंड एरिया में पाए जाते हैं, उन सबको इसमें इंक्लूड किया गया। जो वन्य जीव विशेष रूप से प्रवासी पक्षियों के लिए क्या करना है, महत्वपूर्ण आवास प्रदान करता है। यानी कि उनको क्या करना है, जो स्पेशली अलग अलग जगह से आने वाले जो जीव हैं, यानी कि ऐसा नहीं है कि जीव प्रवासी नहीं हो सकते, प्रवासी, प्रवासी का मतलब समझते हो ना, जो माइग्रेट करते हैं, एक जगह से दूसरी जगह चले जाते हैं। तो ऐसे क्या होता है, विशेष जो जो प्रवासी यानी कि जो माइग्रेट आपके क्या है, बर्ड्स हैं, उनको क्या किया जाता है, स्पेशली उनके लिए ये वेटलैंड एरियाज को क्या करना है, रिजर्व करके रखना, कंजर्व करके रखना है। सिग्निफिकेंस की बात करूं कि क्या इनकी विशेषता है, मैं उसकी बात करूं, तो देखो ये सबसे अच्छी इंपॉर्टेंट बात क्या है इनके लिए, ये बायोडाइवर्सिटी को क्या देते हैं, बढ़ावा देते हैं। बायोडाइवर्सिटी जानते हो ना, डिफरेंट डिफरेंट टाइप की प्रजाति, डिफरेंट डिफरेंट टाइप के जीव जहाँ पर पाए जाते हैं, उसी को क्या कहते हैं, बायोडाइवर्सिटी कहते हैं। जो बायोडाइवर्सिटी यानी कि हॉट स्पॉट जोन को क्या करता है, बढ़ावा देता है, यानी कि सपोर्ट करता है डाइवर्स प्लांट एंड एनिमल, विभिन्न पौधे और जानवरों की प्रजातियों को क्या किया जाता है, संरक्षित किया जाता है, समर्थन करता है। कि ऐसा एरिया जहाँ पे, अब हमने बात की थी कि वेटलैंड क्या है, स्थल का वह भाग जो जल से और नेचुरल जो चीजें हैं, प्राकृतिक जो चीजें हैं, वनस्पति से ढका रहता है। वहां पे अब देखो अमेजोन के जंगल है, वहां पे सबसे ज्यादा क्या पाई जाती है, बायोडाइवर्सिटी पाई जाती है। मैं अगर बात करूं इसकी
मैं अगर बात करूं किसकी, अपने इंडिया में, तो आप इंडिया में भी देखिए इंडिया में भी आप देखिए सबसे ज्यादा जो हॉट स्पॉट वाला रीजन है वो कौन सा है, वेस्टर्न घाट है। क्यों है कि ये इतना खड़ा कगार का घाट है कि यहाँ पे क्या है, जनरली यहाँ पे मनुष्य अपनी बसावट नहीं कर पाता है, फिर यहाँ पे जो लकड़ियां उनका यूज नहीं कर पाता है। क्लियर हुआ? तो ये जो रीजन है ये क्या है, मनुष्य की आविष्कारता से क्या है, दूर है। यहाँ पे ना जो यहाँ पे अब आराम से मान लो एक चिड़िया जिसने यहाँ पे घोंसला बनाया, अब हमें पता है कि ये घोंसला यहाँ पे बनाएगी तो यहाँ पे चिड़ियों का क्या रहेगा, आना जाना लगा रहेगा, तो हम क्या करेंगे, डायरेक्ट इस घोंसले को उठाएंगे और बाहर फेंक देंगे। यही होता है। तो नेचुरली जिसने अपना घर बनाया था वो क्या हो गया, डिस्टर्ब हो गया। ऐसी जो नेचुरल चीजें थी उनको मनुष्य अपनी आवश्यकता के लिए क्या कर रहा है, चीजों को क्या कर रहा है, हार्मफुल हो रही हैं, वो उनको नुकसान पहुंचा रहा है। अब ये रीजन है, ये सबसे ज्यादा बायोडाइवर्सिटी का क्यों माना जाता है, ये साउथ ईस्ट वाला रीजन क्यों माना, ईस्ट वाला, नॉर्थ ईस्ट वाला, जो पूर्वांचल पहाड़ी वाला क्यों माना जाता है, हिमालय क्यों माना जाता है, कि कहाँ तक जाकर के पहाड़ों को काट करके कितने घर बनाए जाएंगे, पहाड़ों को काट करके कितने ब्रिज बना लेंगे। तो नेचुरल रूप से जो चीजें यहाँ पे हैं उनको डिस्टर्ब नहीं होती हैं। तो यहाँ पे सबसे ज्यादा आपको जीव जंतु मिलेंगे, सबसे ज्यादा पेड़ पौधों की प्रजातियां मिलेंगी। तो वो रीजन कौन से रहेंगे, बायोडाइवर्सिटी के रीजन रहेंगे। तो ये क्या करता है, इससे अगर रामसर साइट्स को अपन रखते हैं तो इसका फर्स्ट में इनसे क्या अपनी सिग्निफिकेंस क्या है, इसके महत्व क्या है, बायोडाइवर्सिटी जो हॉट स्पॉट रीजन है जहाँ पे डिफरेंट डिफरेंट टाइप के प्लांट्स मिलेंगे, डिफरेंट डिफरेंट टाइप की एनिमल्स की प्रजातियां मिलेंगी, उनको क्या करता है, समर्थन देता है। वाटर सिक्योरिटी, अब वाटर है, जल भरा रहता है, तो जब मैन जो है मेंटेन करता है ग्राउंड वाटर को, क्योंकि एक जहाँ पर ये वाला एरिया स्थल का एरिया, यहाँ पे अगर थोड़ा बहुत पानी है तो ऑल टाइम यहाँ पे ग्राउंड वाटर का लेवल कैसा रहेगा, ऑल टाइम अगर यहाँ पे पानी रहेगा तो ग्राउंड वाटर लेवल क्या रहेगा, इंक्रीज रहेगा। तो ये मेंटेन करता है किसको, ग्राउंड वाटर को रिचार्ज करने में, और फ्लड को कंट्रोल करता है, बाढ़ नियंत्रण को बनाए रखता है। कि बाढ़ नियंत्रण कैसे बनाए रखेगा, एक एक वर्ड का मतलब निकलता है। ग्राउंड वाटर कैसे मेंटेन रहेगा, कि अगर ये एक रामसर साइट है, ये एक झील वाला एरिया है, तो इसमें ऑल टाइम क्या रहेगा, झील में पानी रहेगा। तो अगर इसके अंदर पानी रहेगा तो नीचे ग्राउंड वाटर को क्या करता रहेगा, रिचार्ज करता रहेगा। क्लियर है? अब ये कह रहा है फ्लड कंट्रोल, अब झील है तो यहाँ पे इसके अंदर क्या मिलेगी, वनस्पति मिलेगी, या आसपास का कोई बड़ा तालाब है तो उसमें वनस्पति भी रहेगी, तो क्या होगा, पानी को अपने अंदर क्या कर लेगा, अब्जॉर्ब कर लेगा, और वनस्पति है वो क्या कर देगी, बाढ़ को कंट्रोल करेगी। तो ये आपको क्या है, भूजल भूजल पुनर्भरण और बाढ़ नियंत्रण को भी बनाए रखता है। लाइवलीहुड सपोर्ट, जीविका आजीविका है उसका समर्थन कैसे होता है, यानी कि इसको जो प्रोवाइड करता है रिसोर्सेज किसके, अब ऐसा एरिया जहाँ पे वेटलैंड एरिया वहाँ पे फिशिंग, आप इजिली फिशिंग कर सकते हैं, फिशिंग कल्चर करते हैं। एग्रीकल्चर, पानी रहेगा तो हम पानी का यूज कर सकते हैं, एग्रीकल्चर में यूज कर सकते हैं। और टूरिज्म, यानी कि टूरिज्म के लिए भी क्या कर सकते हैं, अट्रैक्शन वाला पॉइंट बन सकता है। कौन, वेटलैंड एरिया। चिल्का लेक आपकी इंडिया की फर्स्ट साइट है, क्या किया गया था, आपको उसको ऐड किया गया था 1985 के अंदर। तो ऐसे करते करते क्या है, मछली पालन, कृषि और पर्यटन के अंदर क्या है, संसाधनों के लिए क्या है, संसाधन प्रदान करता है। क्लाइमेट रेगुलेशन की अगर मैं बात करूं तो क्लाइमेट रेगुलेशन के अंदर आप देखिए कि यह कार्बन सिंक करता है और माइग्रेट क्लाइमेट यानी कार्बन रिसिक के रूप में कार्य करता है, और जलवायु परिवर्तन के प्रभावों को भी क्या करता है, कम करता है। ग्लोबल नेचुरल इफेक्ट इसके हो रहे हैं, ग्लोबल और नेचुरल इफेक्ट इसके ये हुए कि आज तक जब ये साइट, ये सम्मेलन हुआ तो उस टाइम क्या क्या था, देर आर ओवर 2400 रामसर साइट अक्रॉस इंडिया 170 कंट्री। कि इस रामसर कन्वेंशन के होने के बाद कब हुआ था, 1971 में हुआ था, और 1971 के आफ्टर अब देखिए आप 2400 से अधिक क्या है, 170 से अधिक देशों में 2400 से अधिक रामसर साइट है। उस एक कन्वेक्शन के दौरान जो चीजें हुई, कितनी हुई, 170 देशों के अंदर। देखिए अकॉर्डिंग टू यूएनओ कितने देश हैं, 192 कंट्रीज हैं। अकॉर्डिंग टू यूएनओ, यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन है, वो क्या बताता है कि ओवरऑल वर्ल्ड में कितनी कंट्री हैं, 192 देश हैं। 192 देशों में 170 देशों के अंदर 2400 से अधिक जगह ऐसी हैं जो किसके अंदर इंक्लूड हो गई हैं, रामसर साइट के अंदर इंक्लूड हो गई हैं। 250 मिलियन हेक्टेयर से अधिक क्षेत्र क्या किया, कवर किया है। लेकिन 250 मिलियन हेक्टेयर वाला जो एरिया है उसको तो क्या कर सकता है, मनुष्य अपने कैप्चर नहीं कर सकता। नेक्स्ट मैं बात करूं, कंट्री अपडेट एंड इमेज साइट्स थ्रू कंजर्वेशन प्लान एंड सस्टेनेबल प्रैक्टिस। जो साइट्स हैं
ये प्रबंधन संरक्षण के लिए क्या करती हैं, इनके लिए माध्यम बनती हैं। तो ये आपकी रामसर साइट है। फर्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने, व्हाट इज द रामसर साइट। तो रामसर साइट क्या है, आप क्वेश्चन के अकॉर्डिंग आंसर कर सकते हो। फटाफट बताइए भाई, रामसर साइट क्या हमने पढ़ा है, क्या है, ए वेटलैंड साइट डेजिग्नेटेड अंडर द रामसर कन्वेंशन। रामसर कन्वेंशन के अंदर जिनको ऐड किया गया था, उन वेटलैंड साइट्स को, उन आर्द्र भूमि क्षेत्रों को जिनको रामसर कन्वेंशन के अंदर क्या किया गया था, ऐड किया गया था, तो क्या बोला जाता है, रामसर साइट। रामसर साइट ही नाम क्यों दे दिया गया, क्योंकि ईरान के रामसर के अंदर ये क्या हुआ था, कॉन्वेंशन हुआ था, सम्मेलन हुआ था, इस वजह से। सेकंड पूछा गया है, व्हेन वाज रामसर कन्वेंशन साइन, कब स्टार्ट हुआ था भाई, तो रामसर कन्वेंशन पर कब हस्ताक्षर किए गए थे, तो हमने ऑलरेडी देख रखा, क्या होगा आंसर, बी 1971 के अंदर हुआ था। इंडिया का वो ऐड हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका कि विच ये दिया इन्होंने, विच वाज द फर्स्ट है, विच वाज द फर्स्ट रामसर साइट, भारत में पहला रामसर साइट कौन सी थी, तो आपकी कौन सी थी, चिल्का लेक और केवलादेव नेशनल पार्क, दोनों ही थी, दोनों ही फर्स्ट साइट है आपकी। चिल्का लेक कहाँ पे है, आपकी उड़ीसा के अंदर है। अब मैंने बताया था ना, जितने भी नदी, जितने भी नेचुरल पार्क यानी कि जो उद्यान वगैरह हैं, वो केवलादेव नेशनल पार्क आ गए ना, जो राष्ट्रीय उद्यान है, नदियां हैं, आर्द्र भूमि के क्षेत्र हैं, वेटलैंड, और जिनमें लेक्स हैं, वो सारे के सारे किसके अधीन आ गए, वेटलैंड के अधीन आ गए। तो चिल्का लेक और केवलादेव नेशनल पार्क आपका कहाँ पड़ता है, राजस्थान में। उड़ीसा और राजस्थान की जो फर्स्ट है, जो रामसर साइट के अंदर क्या गई थी, डेजिग्नेटेड की गई थी, फर्स्ट साइट है आपकी ये। नेक्स्ट हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 4, विच रामसर साइट इज फेमस फॉर इट्स फ्लोटिंग वेजिटेशन। फ्लोटिंग वेजिटेशन के लिए कौन सी है, नॉन एज फ्यूमिड्स। तो क्या कहा जाता है, रामसर साइट अपनी तैरती वनस्पति के लिए प्रसिद्ध है, जिसे क्या कहा गया है, फ्यूमिड्स कहा गया है। तो कौन सी है ऐसी आपकी, तो आंसर क्या होगा आपका, लोकटक लेक। कहाँ पे है, मणिपुर में। मणिपुर के अंदर आपकी पहली साइट्स है, रामसर साइट्स है, जिसमें तैरती वनस्पति के लिए प्रसिद्ध है, यानी कि वहां पे जो वनस्पति है वो तैरती है, लाइक के आपका कमल का पौधा जैसा होता है, तो वो क्या करती रहती है, फ्लोट करती रहती है। ऐसे ही फ्लोटिंग जो है, जिसको क्या कहा गया था, फ्यूमिड्स भी कहा गया है। अगर पूछ ले कि फ्यूमिड्स क्या है या कौन सी ऐसी लेक है, अगर रामसर साइट का भी नाम ना पूछे तो पूछ क्या सकता है, कौन सी ऐसी साइट है जो कौन सी आपकी ऐसी लेक है जो तैरती वनस्पति के लिए फेमस है, तो आप क्या बताओगे, लोकटक झील। लोकटक झील है कहाँ पे, आपकी मणिपुर के अंदर है। तो ये इस प्रकार से आपकी जो रामसर क्या है, रामसर कन्वेक्शन क्या है, वेटलैंड एरियाज क्या है, आर्द्र भूमि क्षेत्र किसको कहते हैं, इन सब के बारे में डिस्कस किया, क्या इसकी सिग्निफिकेंस है, इन सब के बारे में हमने डिस्कस किया। अब आप नेक्स्ट रिमेनिंग पार्ट है वो आप उसके नेक्स्ट पार्ट में देखेंगे। इससे रिलेटेड जो भी एग्जाम में क्वेश्चन आए हुए हैं वो सारे क्वेश्चन हम कवर करेंगे। राइट नाउ के अंदर 2025 में, फरवरी 2025 तक, आज तक में कितनी रामसर साइट्स, आज तक इंडिया के अंदर टोटल रामसर साइट्स कितनी हैं। अब नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम बात करेंगे रामसर साइट्स, जो इंडिया के अंदर कितनी रामसर साइट्स हैं और कहाँ कहाँ पे कौन कौन सी हैं, उन सब के बारे में डिस्कस। ओके, थैंक यू।